Hi students, let us start with the next part of this beautiful chapter. Chapter का नाम है Historiography and Indian Tradition. Now in this beautiful chapter we are going to start with the next part learning about बखर. भाई बखर होता क्या है? Starting with the first part. बखर मतलब it contains eulogies. मतलब पहले के टाइम पे जो ब्रेवरी स्टोरीज दिया जाता था of heroes, the lives of great men and the stories of historic events as well as battles. ये सब का जो स्टोरी इंक्लूड किया जाता था दैट वाज इंक्लूडेड इन बखर. इट मींस दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स. जैसे बखर कैन बी रिटन कौन से टाइप में लिखे जाते हैं? तो किंग्स जो बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी? बायोग्राफी का मतलब होता है व्हेन समवन एल्स इज राइटिंग अबाउट माय लाइफ, तो वो हो जाता है बायोग्राफी. और जब मैं खुद अपने बारे में लिखता हूं दैट बिकम्स ऑटोबायोग्राफी. सो व्हेनेवर वी लर्न अबाउट बखर इट मींस दैट ये यूलॉजीज है. यूलॉजीज मतलब ब्रेवरी स्टोरीज. यूलॉजीज का मतलब क्या हुआ? ब्रेवरी स्टोरीज ऑफ हीरोज एंड ग्रेट मैन का लाइव्स के बारे में, उनका इवेंट्स के बारे में एंड उनके बैटल्स के बारे में. अलॉन्ग विद दैट इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डायनेस्टिक हिस्ट्री. डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डायनेस्टी का बात करें तो डायनेस्टी मतलब कौन सा डायनेस्टी? जैसे फॉर एग्जांपल गुप्ता डायनेस्टी या मौर्यन डायनेस्टी या मुगल डायनेस्टी का बात कर रहे हैं. सो मुगल डायनेस्टी का बात करें जैसे फॉर एग्जांपल उसका फाउंडर कौन था? इट वाज बाबर. बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, के बाद जहांगीर, के बाद शाहजहां, के बाद औरंगजेब. सो इसका शॉर्ट फॉर्म है बाजसा. बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब. तो ये क्या हो गया? एक डायनेस्टी हो गया एंड डायनेस्टी का लीनिएज हो गया. अलॉन्ग विद दैट इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट वो राजा उधर किस तरह से कंट्रोल करता था. कंट्रोल मतलब वेलबींग, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है. अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो वो राजा अगर कोई वॉर पे गया तो वो इवेंट हो गया एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, उसका डिस्क्रिप्शन जानना वो बखर के थ्रू हमें उसमें उसका इंफॉर्मेशन मिलता है. दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन इवेंट्स. रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स. कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया जाता था बाय डिफरेंट किंग्स. अभी ये कोई एक पर्टिकुलर डायनेस्टी का नहीं था, ये बहुत सारे डायनेस्टी में ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे एंड ये ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स. ये कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते थे उसका इंफॉर्मेशन हमें बखर के थ्रू मिलता है. अलॉन्ग विद दैट हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन, एक सेक्शन के लोगों का हिस्ट्री. सो बखर ये सब के बारे में अलग अलग टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. सो इट कैन बी ऑफ 6 टाइप्स. पहला किंग्स बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, दूसरा डायनेस्टिक हिस्ट्री, third one state administration of a particular king, fourth one description of a particular event, fifth one कौन से grievances या problems आते हैं वो, and the last one the history of section. ये सब के अलावा एक चीज होता है जो हर एक किंग अलग अलग डिफर करता है और वो अपना माइथोलॉजी. माइथोलॉजी मतलब ओरल स्टोरीज जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता था. सो बेस्ड ऑन माइथोलॉजी बखर लिखा जाता था. Whenever we talk about different kinds of बखर, सबसे पहले we are going to learn about first बखर, that is सभासद बखर. कौन सा बखर? सभासद बखर. Now सभासद बखर was written by कृष्णाजी अनंत सभासद and ये लिखा गया था during the reign मतलब during the rule of छत्रपति राजाराम महाराज. So ये कभी लिखा गया था? ड्यूरिंग द रूल ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज. उसका ईयर नहीं दिया है तो याद रखने का जरूरत नहीं है. बुक का नाम था सभासद बखर, रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद, रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज. रेन मतलब अगेन क्या होता है? रूल. इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द रूल और अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. तो उसके बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो रूल था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें ये बखर के थ्रू मिल सकती है. और ये बखर का नाम क्या है? सभासद बखर, रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद. नेक्स्ट बखर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इज कॉल्ड एज भाऊ साहेबांसी बखर एंड पानीपतांसी बखर. ये दोनों बखर एक इवेंट को या एक पर्टिकुलर बैटल को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे हमने पहले प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि
बहुत सारे अलग अलग टाइप के बखर होते हैं। एक बखर जो पानीपतांसी बखर या फिर भाऊ साहेबांसी बखर बोल सकते हैं, ये दोनों बैटल ऑफ पानीपत को एक्सप्लेन करता था, ये वो बखर थी। नेक्स्ट इज होलकरांसी कैफियत। दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर। अभी होलकर एक डायनेस्टी था, जैसे अलग अलग डायनेस्टीज होते हैं वैसे होलकर डायनेस्टी था। कहां पे? इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का होलकर डायनेस्टी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे हमें बखर में मिल जाएगा। देयर कंट्रीब्यूशन अबाउट द मराठा रूल, इसके बारे में आराम से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। दैट इज इन होलकरांसी कैफियत। ये भी एक टाइप का बखर था। नेक्स्ट इज हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। नाउ जब भी हम लोगों ने एंशिएंट पीरियड पढ़ा, मेडिवल पीरियड पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में 20th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल वाज गोइंग ऑन इन इंडिया। सो बाय दैट टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड वो टाइम पे एक लीडर थे, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक से एग्जाम में आएगा बेटा, ध्यान रखना। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। He was the first Director General of Archaeological Survey of India and he was the first one who started exploration and research of ancient sites started under his supervision. तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। He mainly chose the sites mentioned which were there in the Buddhist text. Now story कुछ ऐसा जाता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के थ्रू जितना भी बहुत सारे मंक्स थे, बुद्धिस्ट मंक्स, जिन्होंने बोला था कि हमें गौतम बुद्ध के रिमेन्स ढूंढने हैं। स्टोरी ऐसे जाता है कि वो रिमेन्स ढूंढने के लिए गए थे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया। ऐसे ही हरप्पन सिविलाइजेशन भी डिस्कवर हुआ था, विच जो हम लोगों ने एंशिएंट पीरियड के टाइम पे पढ़ा था वो। सो वी कुड क्लियरली सी दैट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हिस्ट्री या हिस्टोरियोग्राफी के मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सर जॉन मार्शल। Now, Sir John Marshall, again, he was the Director General of Archaeological Survey of India. But first Director General कौन था? It was Sir Alexander Cunningham. So, Sir Alexander Cunningham was the first Director General of Archaeological Survey of India. Important fill in the blanks है, याद रख लेना, बोर्ड में पूछा गया है। Harappan civilization discovered during his tenure, that is during the tenure of Sir John Marshall. Thus, the antiquity मतलब क्या? Rich culture, rich heritage of our Indian history can be traced back up to 3rd millennium BCE or even earlier. Later on, there were other writers or philosophers जो ब्रिटिश थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक थे जिनका नाम था जेम्स मिल। क्या नाम था? जेम्स मिल। He had written a book का नाम था The History of British India. It was written in 1817. It was the first book on Indian history written by British historian. He published 3 volumes of it and book का नाम था, again क्या book का नाम था? The History of British India. It reflects an absence of objective perspective. Objective perspective, बेटा ये स्टेटमेंट ना थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा तो इसको हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं। Reflects the absence of objective perspective. Objective perspective मतलब people's perspective. People's perspective importance दिया था? नहीं दिया था ये बुक में। बुक का नाम था The History of British India and ये किसने लिखा था? जेम्स मिल ने लिखा था। Along with that there was prejudice. Prejudice मतलब hatred. Hatred about various aspects of Indian culture. So Indian culture का बहुत सारे aspects के लिए hatred लिखा था। किसने? जेम्स मिल ने। बुक का नाम था The History of British India. ईयर कौन सा था? 1817. Along with that, another philosopher or a Britishman जिन्होंने इंडिया के बारे में बुक लिखा था, he was Mount Stuart Elphinstone. Now Mount Stuart Elphinstone बुक लिखा था The History of India. Now बच्चा इधर कंफ्यूज होने वाला है तू। जेम्स मिल ने लिखा था The History of British India and Mount Stuart Elphinstone ने लिखा था The History of India. This was written in 1841. तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक था The History of British India and दूसरा था The History of India. The Mount Stuart Elphinstone was the first Governor General or Governor of Bombay. Governor General नहीं, Governor of Bombay, which is now known as Mumbai, obviously. Next, Grant Duff. ग्रैंड डफ ने बुक लिखा था A History of Mahrattas
नाउ मराठास का ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन देखे तो इट इज रिटन, ये लिखा था, दैट वाज कॉल्ड एज महरट्टास। एंड ईयर था 1841 जब ही ग्रैंड डफ ने ये बुक लिखा था। बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ महरट्टास, रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री, एंड ही अगेन पब्लिश्ड दिस बुक इनटू हाउ मेनी वॉल्यूम्स? 3 वॉल्यूम्स। तो 3 वॉल्यूम में ये बुक लिखा था। शोज द ब्रिटिश इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब इंक्लूजन, इंक्लिनेशन मतलब इंक्लूजन, इंक्लूजन ऑफ कंडेमनिंग, रिस्ट्रिक्टिंग इंडियन कल्चर एंड रिस्ट्रिक्टिंग इंडियन हिस्ट्री। मतलब इंडिया का कल्चर, इंडिया का हिस्ट्री कितना रिस्ट्रिक्टिव है, कितना एकदम लो लेवल है, और रादर वी वुड से कि कितना रिस्ट्रिक्टिव हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट, ऐसा उसने लिखा था। नाउ ग्रैंड डफ ने जब ये लिखा था, ऑब्वियसली हम तो चुप बैठने वाले नहीं थे। मराठास के बारे में लिखा था एंड मराठवाड़ा रीजन के बारे में लिखा था, इट वाज अनएक्सेप्टेबल। सो देयर वर अदर राइटर्स आल्सो जिन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया। इसके बारे में 2 मिनट के बाद एक्सप्लेन करूंगा, बट इसके पहले क्या था? तो इसके पहले देयर वर अदर ब्रिटिश राइटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने बुक लिखा था अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। It showed the British inclination, that is inclusion, of condemning Indian culture and history. Again, there was another writer जिसका नाम था Sir William Wilson Hunter. He also had written about Rajasthan's history. Along with that, he wrote about Indian history. So he wrote 2 volumes. कितना volumes? 2 volumes of Indian history showed somewhat impartial treatment के भाई इंडियंस के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था, impartial ट्रीटमेंट किया जाता था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता था। Now, dear students, there are certain important questions जो पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? तो इट वाज कृष्णाजी अनंत सभासद। भाऊ साहिबांची बखर उन्होंने नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखा था सभासद बखर, ऑब्वियसली। नेक्स्ट, ये कौन सा है लिखा था? ये इसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? सो जेम्स मिल, द हिस्ट्री ऑफ मुगल इंडिया इज अ रॉन्ग पेयर। इनकरेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर उसका है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कंप्लीट द चार्ट में, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, ग्रैंड डफ द ब्रिटिश ऑफिसर, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे कौन था? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। नेक्स्ट, Harappan civilization was discovered during the tenure of dash. It was Sir Alexander Cunningham थे? नहीं, हमेशा कंफ्यूजन होता है, बच्चा अलेक्जेंडर कनिंघम लिख के आता है। It was Sir John Marshall. तो that is the correct answer. भाऊ साहिबांची बखर describes the battle of dash. So it was battle of Panipat. Lovely. नेक्स्ट थिंग, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में देयर आर वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, लर्निंग अबाउट द कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। नाउ देयर आर 6 मेन हिस्टोरियोग्राफीज जिसके बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज द कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द क्रिश्चियन मिशनरीज, ये दोनों साथ में मिलके ना, मिशनरीज कौन होते हैं? मिशनरीज आर द पीपल who travel from one place to another. एक जगह से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं अपना रिलीजन स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा रिलीजन था? क्रिश्चियनिटी। सो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे इन इंडिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे, क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे, ये दोनों साथ में आए थे। एंड द अर्ली स्कॉलर्स केम टुगेदर टू स्टडी एंड राइट इंडियन हिस्ट्री. Their writings used to justify the colonial British rule and some of them they ridiculed Indian culture. मतलब इंडिया के बारे में इतना बुरा लिखा था that it was unacceptable. So it clearly reflects prejudice. Prejudice मतलब hatred. Prejudice मतलब hatred. So there was a book written. Book का नाम था Cambridge History of India. It was written from 1922 to 1937. मतलब सर इतना टाइम लगा बुक लिखने के लिए? नहीं, बहुत सारे अलग अलग वॉल्यूम्स थे उसके। सो उसके 5 वॉल्यूम्स थे। ये 5 वॉल्यूम 1922 टू 1937 के बीच में आया था। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. When we talk about this, this is an important answer which will be coming for your exam. Next, this is an important 2 mark answer, colonial historiography, एग्जाम में आएगा. Next is Orientalist historiography. Now dear students, Orientalist होते कौन है? सबसे पहले वो समझते हैं. Whenever a British historian या यूरोपियन स्कॉलर यूरोप का है ना, मतलब वो वेस्टर्न कंट्री का है,
वो जब भी ईस्टर्न कंट्री के बारे में पढ़ता है या फिर उसका जो वेदास रहेगा, जैसे इंडिया का या एशिया का पढ़े तो इंडिया का वेदास है, पुराण है, ये सब के बारे में जब भी पढ़ता है या ये जो स्कॉलर उसके बारे में पढ़ता है, वो स्कॉलर को बोला जाता है ओरिएंटलिस्ट। क्या बोला जाता है? ओरिएंटलिस्ट। So many European scholars were there who were very curious कि भाई ईस्ट में, ये वेस्टर्न कंट्रीज थे ना, तो ईस्ट में मतलब एशियन कंट्रीज में ऐसा कौन से सिविलाइजेशंस है, ऐसे कौन से कंट्रीज है, ये सब के बारे में they were very much curious and that is why they some felt admiration, किसी को रिस्पेक्ट था कि नहीं यार कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है, कुछ अच्छा है, सरस है। एंड दैट इज वाई जिनको एडमिरेशन था, रिस्पेक्ट था, ये स्कॉलर्स ने इनको ईस्टर्न कंट्रीज को, हमको एशियन कंट्रीज को, उनको स्टडी किया, वेदास को स्टडी किया। एंड ये स्कॉलर्स जो यहाँ पे आए थे पढ़ने के लिए, दे वर कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट। They focused mainly on Vedic tradition and Sanskritic literature. They studied similarities between Sanskrit and some of the European languages. तो संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज का कनेक्शन क्या था, वो यूरोपियन स्कॉलर ने बताया, दिखाया, समझाया एंड फॉर्मुलेटेड अ नोशन मतलब माइंडसेट क्रिएट किया दैट एक ऐसा एंशिएंट लैंग्वेज है that could be the mother of all the Indo-European language, मतलब जितने भी इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज है वो सबका मदर कौन, तो कोई एक ऐसा इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज का मदर है, एक एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज है, that is संस्कृत। Again, Frederick Max Muller was a person, he is mentioned by amongst every Orientalist scholar। पूछो कैसे यार से, पूछो कैसे, ऐसा थोड़ी। So he was deeply interested in Sanskritic literature and that is why he was of that opinion that Sanskrit is the most ancient language of all the Indo-European languages. बहुत सारे ऐसे बुक्स लिखे गए थे, amongst them Sir William Jones in the year 1784 founded Asiatic Society in Kolkata. Now Asiatic Society किसके लिए बनाया था? It was for research purpose. जितने भी यूरोपियंस आते हैं इंडिया में, उनको अलग अलग बुक्स ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था। इसने बोला कि एक ही लाइब्रेरी बनाता हूं, सब यूरोपियंस वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर ऑफ हिस्ट्री इज पॉसिबल देयर। अलोंग विद दैट देयर वाज अनदर ग्रेट राइटर और ऑथर जिनका नाम था फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। ही ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश and he was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East. He compiled himself alone, compiled Rig Veda and published it in 6 volumes translated in German. अपने मदर टंग जर्मन में ट्रांसलेट किया ऋग वेदा को। Now there were 4 Vedas, हम लोगों को सबको पता है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। सो ऋग्वेदा को कंपाइल किया एंड ही ट्रांसलेटेड इनटू जर्मन। एडवर्ड सेड मतलब वो बोला नहीं, उसका सरनेम था सेड। एडवर्ड सेड री-इवैल्यूएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग एंड उसमें बोला नहीं भाई ये तो उल्लू बना रहे, ये जितने भी यूरोपियंस आ रहे हैं तुम्हारा जो कल्चर को, ट्रेडिशन को पढ़ने के लिए, वो कल्चर ट्रेडिशन पढ़ने के लिए नहीं आ रहे भाई, ये खाली एक ही चीज है, उनका फोकस है इंपीरियलिज्म। सो थ्रोन लाइट ऑन इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट। इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उनको खाली इंपीरियलिज्म में इंटरेस्ट है और कुछ भी नहीं। दे थ्रू लाइट ऑन इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। नेक्स्ट इज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, इंडियन हिस्टोरियंस जितने भी थे अभी दे वर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने क्या देखा था कि जितना भी गलत इंडिया का हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन है वो ही देखा था। एंड दैट इज व्हाई दे ट्राइड टू सीक गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियंस को इंडिया के बारे में बताना सबसे ज्यादा जरूरी था एंड दैट इज व्हाई वो करेक्ट हिस्ट्री दिखाना जरूरी था। इंडिया का करेक्ट हिस्ट्री हमें कैसे पता चलेगा, दैट इज इंडियंस को कैसे पता चलेगा, जब भी कोई इंडियन लिखेगा, बिकॉज ब्रिटिशर्स तो हेट्रेड वाला
गलत वाला हिस्ट्री दिखा रहे थे ना। सो दे ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड देखा कि गोल्डन एरा कहां पे था, तो इट वाज ड्यूरिंग द इंक्लिनेशन to restore the pride of ancient glory of India, the self-esteem of Indian readers, that is the self-respect of the Indian readers were included. Just say for example, when we talk about the Indian War of Independence 1857, and this book was written by Swatantra Veer Vinayak Damodar Savarkar. बुक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, रिटन बाय स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, और जिनको हम लोग वी डी सावरकर के नाम से जानते हैं। इट हैड टू ट्रिगर इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इजी हो गया एंड हर एक इंडियन के दिल में कूट कूट के नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी भर गया। लाइक लिटरली हर एक जगह पे हम लोग देखें, this drew historians the attention to the geographic condition and history of southern Indian region. जैसे सदर्न इंडिया में देखे, देयर वर सो मेनी डिफरेंट ऐसे अलग रूलर्स थे, ऐसे डायनेस्टीज थे, जैसे चोलास थे, चेरास थे, पंड्यास थे। दीज रूलर्स, मतलब इनका रूल तो वो टाइम पे किधर किधर था। सदर्न इंडिया तो ठीक है, श्रीलंका भी ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सब जगह पे था। मतलब उधर तक आज भी अगर देखें तो वो सब कंट्रीज में गणपति के मंदिर है या फिर ऐसे सदर्न इंडियन टेम्पल्स है जो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा रिच कल्चर है या रिच हेरिटेज है, बट उन्होंने वो टाइम पे प्रिजर्व किया था। दिस प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री। महाराष्ट्र में देखें तो इट वाज इंस्पायर्ड बाय वन राइटर जिनका नाम था विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। He criticized the prejudice writing. Prejudice मतलब hatred वाला writing। बच्चा do you remember, मैंने अभी बोला था कि 2 मिनट के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ग्रैंड डफ ने मराठास के बारे में गलत लिखा था। बुक का नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ मराठास। सो ये बुक में जब भी मराठास के बारे में गलत लिखा था, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने इनको ब्लेम किया, बोला तुम कैसे गलत लिख सकते हो, गलत लिखने का अधिकार किसने दिया, इंडियंस को रियलिटी पता होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई विष्णु शास्त्री चिपळूणकर स्टार्टेड दिस मूवमेंट एंड took this movement rather, and a movement was started by him कि हम इंडियंस को इंडिया के बारे में अच्छा बताएंगे, सच्चा बताएंगे। एंड दैट इज व्हाई दीज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस जैसे महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, वासुदेव विष्णु मिराशी, अनंत सदाशिव अल्तेकर and Rajendra Lal Mishra along with Chandra Majumdar, Ramchandra Majumdar, Radha Kumud Mukherjee, काशी प्रसाद जायसवाल एंड भगवान लाल इंदर जी, ये सब ने मिलके नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे। तो ये सब ने मिलके क्या किया, इंडिया के बारे में लिखना चालू किया, विच वॉज ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस हिस्टोरियोग्राफी एज nationalistic historiography, and these historians as nationalistic historians. There were certain books written by certain writers, जैसे जस्टिस महादेव गोविंद रानडे ने बुक लिखा था द राइज ऑफ मराठा पावर, एंड डिटेल्ड बैकग्राउंड ऑफ मराठा एम्पायर वाज गिवन। इट डिडंट इमर्ज लाइक अ सडनली इरप्टेड फॉरेस्ट फायर। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से एक दिन बैठे के सब नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस को रियलाइज हुआ कि चलो एक काम करते हैं, बुक लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। दिस वाज अ प्रोलॉन्ग पीरियड इन महाराष्ट्र एंड इट वाज गोइंग ऑन सिंस अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से ये चल रहा था उसका तैयारी, ऑन द सोशल लेवल, कल्चरल लेवल एंड रिलीजियस लेवल। दूसरे थे वीके राजवाड़े, दैट इज विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। उन्होंने बुक लिखा था मराठ्यांचा इतिहासाची साधने, एंड this was compiled and edited into 22 volumes. They wrote a scholarly preface to each volume. मतलब V.K. Rajwade wrote scholarly preface. Preface मतलब मालूम है, बुक के स्टार्टिंग में या फिर एंड में एक डिटेल्ड समरी दिया है कि बुक में क्या आता है, वो उन्होंने लिखा था। And he was also the founder of भारत इतिहास संशोधक मंडल that was found on 7th of July 1910 in Pune. Next, V.K. Rajwade. Obviously, his well-known writings are greatly famous. मराठी में बहुत ज्यादा great writings है उनका। Wrote a varied subjects like history, linguistics, मतलब on the basis of language, etymology. And etymology का मतलब क्या हुआ? Study of words and grammar.
founded Bharat Itihas Sanchodhak Mandal to facilitate the historical research. His firm opinion that he should write our own history, we should write our own history, insisted using only the authentic documentary source for it. अगर हम अपना हिस्ट्री लिख रहे हैं तो खाली जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स है वो ही होना चाहिए, मतलब ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी होना चाहिए. History is not just about the stories of political images or conspiracies or wars for seizing power. It is all inclusive image of the past society, and that is why ये history सबसे ज्यादा important हो गया. Later on, V.K. राजवाड़े के बाद जब भी हम बात करते हैं about his sayings, उन्होंने बोला था that human history is defined by time and space. Describing any event necessitates that the final portrayal should be spread on the complete canvas of the given time and space. मतलब क्या? मतलब कोई भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़े तो उसको टाइम एंड स्पेस के बारे में उसका लिखना जरूरी है. जैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड कभी चालू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, खत्म कभी हुआ 1918, तो उसका टाइम किधर हुआ था, तो मतलब कौन से टाइम पे हुआ था, 1914 टू 1918. प्लेस किधर हुआ था, तो यूरोप में हुआ था. मतलब ये इस डिस्क्राइब करता है इवेंट को, एंड उसका फाइनल पोर्ट्रेयल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी फाइनल पोर्ट्रेयल लिखा जाता है तो उसको कैनवस पे, दैट इज उसको डिस्क्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द प्लेस. ओनली इफ अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन, दोनों का अगर बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होगा, टाइम, स्पेस, तीसरा आता है पर्सनैलिटी. जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू कभी हुआ, 1939 में, एंड कभी हुआ, 1945 में. तो टाइम पता चला, स्पेस किधर हुआ, तो यूरोप में हुआ. थर्ड, पर्सनैलिटी किसकी वजह से हुआ, तो एडोल्फ हिटलर की वजह से. सो दिस इज वेरी नेसेसरी. जब भी कोई भी इवेंट को इंक्लूड करना है और क्वालिफाई करना है एज एन इवेंट, तो ये सबसे ज्यादा ये तीन चीज जरूरी है, टाइम, स्पेस, पर्सनैलिटी, ये तीन चीजें. नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं. इनकरेक्ट पेयर, फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था द सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट. एंड इसमें इनकरेक्ट पेयर देखे तो इट वाज विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, उनका करेक्ट पेयर था इंस्पायर्ड नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र. सो कंप्लीटिंग द चार्ट, वी.के. राजवाड़े, सर विलियम जोन्स, भारत इतिहास संशोधक मंडल, एशियाटिक सोसाइटी, पुणे कोलकाता, 7 जुलाई 910 एंड 1784. तो अगर उसको करेक्टली पढ़े तो वी.के. राजवाड़े स्टार्टेड भारत इतिहास संशोधक मंडल पुणे में 7 जुलाई 1910. सर विलियम जोन्स स्टार्टेड एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में 1784. यस, दिस इज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस. दिस इज एन इंपॉर्टेंट 2 मार्क आंसर, एग्जाम में आ सकता है. एंड दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है. Next thing that we are going to learn is about historiography in the post-independence period. Now, Marxist history, subaltern history and feminist historiography. सबसे ज्यादा important है ये तीन topic. That is the last topic of this chapter. Starting with the first part, that is post-independence period. Scholars feel the need of writing not just dynastic history, but also तुमको history लिखना चाहिए about certain communities, sciences, economic system, political ideology, cultural aspects, etc. Today we see कैसे बहुत सारे cultural, social and economic histories are also being written. And आज अगर हम 3 ideological schools देखें तो सबसे पहले आता है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. कार्ल मार्क्स ने लिखा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, एंड उन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था दास कैपिटल. अभी उन्होंने तो एक बुक लिखा था कि भाई चलो एक फिलोसॉफिकल बुक था जिसका नाम था दास कैपिटल, एंड दूसरा बुक था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ, फ्रेडरिक एंगल्स के साथ लिखा था. सो उन्होंने जब ये बुक लिखा था उसमें लिखा था कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स ऑफ पीपल. एक होते हैं हैव्स, दूसरे होते हैं हैव्स नॉट. हैव्स कौन होते हैं? दे आर हैविंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे फार्मर है जो उसका फार्म खुद ओन करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री का ओनर है, ये सब कौन हुए? हैव्स हुए. एंड हैव्स नॉट कौन हुए? वही फैक्ट्री में काम करने वाला पेजेंट या फिर वर्कर या फिर लेबरर
वही फार्म पे काम करने वाला फार्मर या पेजेंट, मतलब ये हैव्स और हैव्स नॉट का गेम चलता ही रहेगा। बट उसने बोला था कि ऑब्वियसली सी, सबसे पहले हैव्स एंड हैव्स नॉट है, तो जो ओनर क्लास है वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करेगा। बट उसने बोला था अपने बुक दास कैपिटल में दैट देयर विल बी अ टाइम व्हेन द हैव्स नॉट विल बी एक्सप्लॉइटिंग द हैव्स। मतलब ये जो लोग है, जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, वो लोग जो रूलिंग क्लास है उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। एंड सब कुछ किसके कंट्रोल में आएगा? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। एंड यही बोला था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में कार्ल मार्क्स ने। There were three concerns central to the writings of Marxist historiography. सबसे पहले जैसे मैंने बोला लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के ओनर, तो उसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एक होते हैं कम्युनिस्ट, दूसरे होते हैं कैपिटलिस्ट। अभी कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स, मतलब गवर्नमेंट नहीं बट प्राइवेट ओनर्स होते हैं, वहां पे कैपिटलिज्म चलता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैपिटलिज्म, या फिर कम्युनिज्म का एग्जांपल देखे तो एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। बेस्ट एग्जांपल रशिया है, चाइना है, एक्सेट्रा। तो ये इंक्लूड किधर होता है? इन कम्युनिज्म या सोशलिज्म। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। Accordingly, the impact of every significant social event analyzed, and this was a basic theme of Marxist historiography. जब भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी बात करे एंड इंडिया का मार्क्सिज्म ना बोले तो कैसे चलेगा? सो इंडिया में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे। इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी बना था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो 1925 में बनाया था। दामोदर धर्मानंद कोसंबी, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल एंड कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे। कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे वो थे जिन्होंने इंडिया का कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। स्टडीड द ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस मतलब जो चेंज आया था कास्ट सिस्टम में, उसको स्टडी किया। एंड कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगरे ने एक बुक लिखा था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। It was very clear that he was the founder member of Indian Communist Party. Next is subaltern history. Now subaltern का मतलब क्या हुआ? subaltern का मतलब हुआ bottom most rank। बचा पहले कास्ट सिस्टम होता था। कास्ट सिस्टम मतलब क्या? जैसे ब्राह्मणास, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रस, शूद्रस के बाद अति शूद्रस होते थे। तो शूद्रस एंड अति शूद्रस को वो टाइम पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। टुडे इट इज नॉट अलाउड कि भाई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउड ही नहीं है, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तेरे को जेल हो सकता है। बट वो टाइम पे जो बॉटम मोस्ट रैंक्स थे, द शूद्रस एंड अति शूद्रस, उनको इंपॉर्टेंस देना जरूरी था। एंड दैट इज वाई देयर वाज एन इटालियन हिस्टोरियन जिनका नाम था एंटोनियो ग्राम्साई। उन्होंने एक आइडिया दिया था दैट हिस्ट्री जितना भी लिखी जाती है, इट शुड बी फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक्स ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। So it seeds from the Marxist historiography, and ये सब हमें पता चलता है through folklores। folklores मतलब क्या? people stories या people songs। important source of writing है subaltern historiography के लिए। ऐसे बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इसके बारे में लिखा था, जैसे रंजीत गुहा। He established an important academic school of historiography. However, before the onset of subaltern हिस्टोरियोग्राफी या आइडियोलॉजी, हम लोग देख सकते हैं ऐसे सिमिलर थॉट पहले भी दिए गए थे इंडिया में, लाइक द ग्रेटेस्ट महात्मा ज्योतिराव फुले या फिर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। उन्होंने ये पहले ही एक्सप्रेस किया था उनके टाइम पे, एंड उन्होंने अपने बुक्स में लिखा था। जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले ने बुक लिखा था गुलामगिरी, and he had unfolded the importance or the history of शूद्र and अति शूद्र communities, जिसको हम लोग मर्ज करके वर्ड बोल सकते हैं शूद्रति शूद्र। He drew attention to their women's exploitation in the name of religion. Also, there was Dr. Ambedkar's book जिनका नाम था Who Were the Shudras, and दूसरा बुक था The Untouchables, जिसमें उन्होंने फोकस किया था on the role of Dalit caste in shaping, making the cultural and political aspects of India. Lastly, feminist history. Feminist जैसे नाम देते हैं, नाम से पता चलता है, giving importance to women.
इंडियन हिस्ट्री मेनली रिटन बाय द मेल स्कॉलर्स, यही माइंडसेट था पहले से कि मेल स्कॉलर्स ही इंडियन हिस्ट्री लिखते हैं. रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री इज नेग्लेक्टेड. So major task for this feminist historians highlighted this fact that this is a necessary thinking the women's position or rethinking the women's position of history. कि हिस्ट्री में जो विमेन का पोजीशन है उसको रीथिंक करके हम लोगों को विमेन को इंक्लूड करना चाहिए इन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ विमेन. वी सी ताराबाई शिंदे हैड रिटन अ बुक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना. It was written in the year 1882. It is considered कि ये पहला फर्स्ट ऐसा फेमिनिस्ट बुक था in India which attacked the male dominated social system and the caste system. दूसरे थे पंडिता रमाबाई जिन्होंने बुक लिखा था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, 1888 में लिखा था. मीरा कोसंबी ने बुक लिखा था क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री. Contains essays, that is short stories on women. Example, Pandita Ramabai, the social reformer. Dr. Rukmabai, the first practicing lady doctor of India. Dr. Sharmila Rege, उन्होंने बुक लिखा था राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित women's testimonies, एंड ये इंक्लूड करता था एसेज. एसेज मतलब क्या कि शॉर्ट स्टोरीज ऑन ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित women. This was a part of literature unfolding the viewpoint of Dalit women in Maharashtra. So, in the post-independence period, बहुत सारे ऐसे literatures लिखे गए थे which focused on basically the political equality, employment of women and treatment at their workplace. आज अगर देखें recently बहुत सारे ऐसे women authors थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, women के बारे में लिखा, and Indian historians ने इंडिया के एम्ब्रेस करते हुए एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी लिखा था. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सर जदुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, त्र्यंबक शंकर शेजवालकर एंड रियासतकार जीएस सरदेसाई, जिनका नाम था गोविंद सखाराम सरदेसाई. नाउ बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे बट अमंग्स देम गोविंद सखाराम सरदेसाई ने जो बुक लिखा था जिनका नाम था मराठा रियासत या मराठी रियासत. दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे ऐसे वॉल्यूम्स लिखे थे ड्यूरिंग मराठा हिस्ट्री एंड अ मोमेंटस अचीवमेंट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. सो पीपल अड्रेस्ड हिम एज रियासतकार, तो उनको वो टाइटल दिया था रियासतकार. नाम था उनका जीएस सरदेसाई, ऑल्सो कॉल्ड एज गोविंद सखाराम सरदेसाई. सो हिस्टोरियोग्राफी मॉडर्न इंडिया में देखें तो बहुत सारे ऐसे इंडियन हिस्टोरियंस हैं, जैसे आज अगर देखें यशवंत दिनकर फड़के एंड रामचंद्र गुहा आर अमंग्स देम. They contributed extensively. Thus, Indian historiography is influenced by social and political movements. Some parts are developed outside the influence of these movements as well. So, इसमें से incorrect पेर आता है कॉमरेड शरद पाटिल. That is, he did not write subaltern history, he wrote Marxist history. इसमें से incorrect पेर आता है The Untouchables by Ranjit Guha. It was written by, obviously, who were the Shudras and the Untouchables. दोनों लिखा था किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने. This is the concept chart, feminist history के बारे में. This can come for important for 2 marks. उसके अलावा questions. So dear students, that's the end of today's lecture. I hope you like this video. Do share it with your friends. Do comment कि कौन से पार्ट पे तुम लोगों को easy लगा, कौन से पार्ट पे difficult लगा. I'll try to resolve all your conflicts, all your problems, and जो भी problem रहेगा, I'll surely solve your doubts. That's it from my side. Thank you so much and study well. Take care.